लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था एफएम यूनिट 1। उसमें देखा था फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो ऑब्जेक्टिव में एक टॉपिक कवर किया था, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव। तो उसमें देखेला प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। आज जाएंगे वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, जो मॉडर्न अप्रोच है। देखते हैं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या है, क्योंकि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के हमने लिमिटेशन भी देखे। The goal of financial management may be such that it should be beneficial to owner। सीधी बात है, जिन्होंने पैसा लगाया है उनका पैसों का सेफ्टी महत्व है। एम्प्लॉई, कस्टमर। The element involved in maximization in value of the firm are number 1 increasing profit, प्रॉफिट बनना चाहिए। रिडक्शन इन कॉस्ट, खर्चा कम होना चाहिए। ज्यूडिशियस चॉइस ऑफ फंड, यानी तुमने जो पैसा इस्तेमाल करा है उसका ऑप्टिमम सही तरीके से इस्तेमाल होना जरूरी है। मिनिमाइज रिस्क, रिस्क कम होना चाहिए। एंड पॉइंट नंबर 4, लॉन्ग रन में तुमको बिजनेस में फायदा होना जरूरी है। अब यही चीज अपने डिटेल में यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या है। तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन मीन्स मैक्सिमाइजेशन ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू। ये पूरा के पूरा टॉपिक हम लोग यूनिट 3 में पढ़ेंगे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में। देखते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या है। द एनपीवी ऑफ इन्वेस्टमेंट इन असेट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द आउटफ्लो एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द इनफ्लो। यानी कितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया है, उसके बदले में आपको बदले में कितना रिटर्न मिल रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे कि आपने जो आउटफ्लो किया था, पैसा इन्वेस्ट किया था 10 करोड़ रुपए, उस पे आपको 5 सालों के अंदर रिटर्न मिल रहा है 12 करोड़ रुपए। तो इसका मतलब जो डिफरेंस है 2 करोड़ रुपए का, वो होगा नेट प्रेजेंट वैल्यू। द प्रेजेंट वैल्यू केस इनफ्लो एंड प्रेजेंट वैल्यू केस आउटफ्लो आर डिटरमाइंड बाय डिस्काउंटिंग रेट। अभी डिस्काउंटिंग रेट क्या है, सब प्रैक्टिकल जब हम करेंगे उसके अंदर यूनिट 3 में आ जाएगा। डिस्काउंटिंग फैक्टर डिपेंड करता है 2 चीजों पे, नंबर 1 टाइम, समय, एंड अनसर्टेनिटी। अब टाइम क्या है तो मैंने ऑलरेडी बता दिया, अ मनी वैल्यू 1 इज मोर वैल्यूएबल देन मनी रिसीव्ड आफ्टर फ्यूचर। तो टाइम के हिसाब से भी ध्यान देना जरूरी है। If present value cash inflow exceed outflow, it will increase the value of the firm। ये सब चीजें आपके एमसीक्यू में आ सकती कि अगर आपका इनफ्लो यानी आवक નું પ્રમાણ જાવકના પ્રમાણ કરતે વધારે હોય તો તમારી બિઝનેસની વેલ્યુ ઇન્ક્રીઝ થઈ ગઈ છે। This will increase the price of the share। अब ब्रैकेट में शेयर की कीमत बढ़ी, it means it will automatically increase the wealth of the shareholder। such investments will be made in the business। तो आपको बिजनेस के अंदर वही इन्वेस्टमेंट करना है जहां पे your inflow is less than your inflow is more than your outflow, and whatever you invested you will receive in some specific period। Clear? The present value wealth maximization is superior than profit maximization because of the following। What is the reason that profit maximization is not important in today's scenario world as compared to wealth maximization? We will consider by the following 3 points। Number 1, the wealth maxi point number 1, the wealth maximization is based on the cash flow generated from the use of asset। इसका मतलब ये जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन जो डिटरमाइन होता है वो किससे डिटरमाइन होता है कि आपने असेट को किस प्रकार इस्तेमाल किया है। बेसिकली थोड़ा आपको बाउंस आएगा, बट जैसे ही हम यूनिट 3 पे जाएंगे, कैलकुलेशन में जाएंगे, प्रैक्टिकल पोर्शन में जाएंगे, तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। क्योंकि ये अभी थियरी पॉइंट है, आपको भी बाउंस थोड़ा जाएगा, बोरिंग लगेगा, बट सिलेबस में तो पढ़ना तो पड़ेगा क्योंकि इंटरनल मैटर करती है, क्योंकि इंटरनल में यूनिट 3 नहीं होगा। तो देखते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज बेस्ड ऑन अकाउंटिंग प्रॉफिट जनरेटेड फ्रॉम द यूज ऑफ बिजनेस। सीधी बात है, मगर कैश फ्लो इज एनोगेशन एंड दिस इज द फर्स्ट ऑपरेशनल फीचर ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्राइटेरिया। यानी क्या बताया कि जो कैश फ्लो होता है वो सिर्फ बिजनेस से डिटरमाइन होता है, बिजनेस को कंसीडर करता है। जैसे हम लोग देखिए प्रॉफिट की डेफिनेशन क्या है, तो यहाँ प्रॉफिट नहीं आया, यहाँ पे आया कैश फ्लो। कितना इनफ्लो आपके बिजनेस में आ रहा है वो आपकी बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी डिटरमाइन करेगा।
जिससे आपके बिजनेस का वेल्थ इनकम इंक्रीज होगा। पॉइंट नंबर 2, वहां पर हमने लिमिटेशन देखी ली कि भाई प्रेजेंट वैल्यू के अंदर, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के अंदर रिस्क एंड अनसर्टेनिटी मेजर नहीं होती, नहीं पता चलता, मगर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अनसर्टेनिटी को भी मेजर करता है, कंसीडर करता है, रिस्क को भी कंसीडर करता है। क्लियर? तो जो लिमिटेशन थे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के, वो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन दूर कर देती है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, खाली मेन पॉइंट ही आपको याद रखना है। तो यहाँ पे तुम्हारे ऑब्जेक्टिव कवर हुए। क्लियर? लास्ट क्वेश्चन, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, मोस्ट आईएमपी, फाइनेंस फंक्शन। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, 12 मार्क। नीचे नीचे चैप्टर आपको पैम्पलेट दिया, आप देखना। लास्ट पेज पे मैंने क्वेश्चंस भी दिए कि कौन से साल में कितने कितने मार्क्स के ये चैप्टर से कैसे क्वेश्चन आए, बिकॉज थियरी पोर्शन है, बताना जरूरी है। तो देखते हैं, द फाइनेंस मैनेजर प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन डिसीजन मेकिंग इन 4 एरिया: इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन एंड लिक्विडिटी डिसीजन। क्लियर? ये सब डिटेल में देखेंगे हम लोग। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या है, यानी इन शॉर्ट कुछ नया नहीं है, पूरा का पूरा फाइनेंस फंक्शन जो आपका सिलेबस है ना, वही है। एफएम का जो सिलेबस है, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, वही तुम्हारा फाइनेंस फंक्शन है। बेसिकली ये भी थोड़ा बहुत आपको अगड़ा लगेगा, क्योंकि अंदर वर्ड आएंगे कैपिटल बजटिंग, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, वर्किंग कैपिटल। तो आप लोग सब सिलेबस देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो सिलेबस में तुम डिटेल में पढ़ने वाले हो उसकी शॉर्ट समरी है। तो शॉर्ट समरी शॉर्ट में ही होगी, डिटेल में नहीं होगी। तो पहला आता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। द इन्वेस्टमेंट डिसीजन रिलेट विथ सिलेक्शन ऑफ असेट इन अ फर्म विच कंपनी हैज टू इन्वेस्ट इज फंड। अगर कंपनी इन्वेस्ट करना चाहती है तो देखना है कौन सी असेट में करना है। द इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी: लॉन्ग टर्म असेट, शॉर्ट टर्म असेट। लॉन्ग टर्म असेट देखो लिखा हुआ है, दैट इज फिक्स असेट। जैसे इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म असेट इज नोन एज कैपिटल बजटिंग, एमसीक्यू में आ सकता है, जो तुम्हारा यूनिट 4 है। एंड शॉर्ट टर्म असेट दैट इज कॉल्ड करंट असेट। इन्वेस्टमेंट इन शॉर्ट टर्म असेट इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल, जो आपका यूनिट 2 है। क्लियर? तो देखते कैपिटल बजटिंग क्या है। कैपिटल बजटिंग मींस इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? एफवाई कॉम में आ जाओ, मूडी खर्च, यानी वो खर्चे जो आप बिजनेस में कभी कभार करते हो, मगर वो खर्चे करने से आपके बिजनेस को फायदा लंबे समय तक होता है। इट इज रिलेटेड टू द परचेज ऑफ फिक्स असेट whose benefit are likely to be received in future over a long period of time। मैंने बोला ना प्रैक्टिकल टॉपिक है। So financial manager is to assess profitability of investment in asset before purchasing it। यानी फाइनेंस मैनेजर का काम क्या होता है? ऐसा नहीं कि मशीन बोला तो खरीद लो, आपको देखना है कि ये मशीन खरीद के मुझे कितने लंबे समय तक इस पे बेनिफिट मिलेगा। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड कॉस्ट इन्वॉल्व इन इट। जो मैं मशीन खरीद रहा हूँ उसकी कीमत क्या है, और वो कीमत खर्चा करने के बाद मुझे रिटर्न कितना मिलेगा। If expected return is high, then cost involved in it, then it is worth to purchase। सीधी बात है कि भाई इन्वेस्टमेंट खर्चा है 1 करोड़ का, मगर वो मशीन मुझे रिटर्न कमा के देगी 1.5, पौने 2, 2.5, 3 करोड़, तो कॉमन है मेरे लिए खरीदने लायक है। व्हाट इज कट ऑफ रेट, मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न, यानी मिनिमम खर्चा कितना होगा, जैसे अपने बोलते हैं ना रेगुलर एक्टिविटी। तो ये सब चीजें देखी जाती है, तुम पढ़ोगे यूनिट 4 में, कैपिटल बजटिंग पूरा प्रैक्टिकल चैप्टर है। सेकंड आता वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, यानी शॉर्ट टर्म असेट की बात करते तो वर्किंग कैपिटल का मतलब नाम से ही होता है वर्किंग कैपिटल, डे टू डे बिजनेस चलाने के लिए जो मूडी की जरूरत होती है उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। देखो वर्किंग कैपिटल रिफर टू दैट पार्ट ऑफ फाइनेंस व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर फाइनेंशियल शॉर्ट टर्म और करंट असेट्स सच एज कैश, डेटर एंड इन्वेंटरी। One of the major aspect of working capital is that there should be trade-off between liquidity and profitability। Liquidity का मतलब क्या होता है? Which can be converted into cash easily। Profitability का मतलब ना, तो कॉमन है कि वर्किंग कैपिटल वही बताता है कि रूटीन में हमको कितना पैसा लगाना है, कितना पैसा लिक्विड होना चाहिए, हमारे हाथ में होना चाहिए।
जिसको हम जब चाहे केस में कन्वर्ट कर सके। तो देखो लिखा हुआ है, देयर इज ऑलवेज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन, ये एमसीक्यू में आ सकता है, देयर इज ऑलवेज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी, व्हेन वन इंक्रीजेस अदर डिक्रीजेस। सीधी बात है, जितना लिक्विडिटी, जितना कैश तुम हाथ में रखोगे उतना प्रॉफिट कम होगा, जितना तुम लिक्विडिटी कम रखोगे उतना प्रॉफिट ज्यादा होगा। जैसे लिखा हुआ है, द हायर इन्वेंटरी आर केप्ट इन इंक्रीज इन प्राइस ऑफ मटेरियल, प्रॉफिटेबिलिटी अचीव बट लिक्विडिटी इज डिस्टर्ब। कैसे? जब मेरे को पता चला कि 2 महीने बाद मार्केट में पर्टिकुलर ये प्रोडक्ट की कीमत बढ़ने वाली है, तो मैंने अभी इसका पैसा स्टॉक करके मटेरियल मंगा के स्टॉक में रख दिया। कर रख दिया, मटेरियल बना के स्टॉक में रख दिया। इसका मतलब फ्यूचर में प्रॉफिट ज्यादा करने के लिए मैंने कैश को वहां पे ब्लॉक कर दिया। समझ में आया? ऑन द अदर हैंड, इफ कंपनी फॉलो लिबरल पॉलिसी, क्रेडिट पॉलिसी भी आपके वर्किंग कैपिटल में आता है, मे बी इन पोजीशन टू पुश अप सेल बट लिक्विडिटी विल डिक्रीज। अगर आपने उधार में बेचना चालू कर दिया, समझने की बात है, आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा मगर लिक्विडिटी कम हो जाएगी। क्यों? कि तात्कालिक पैसा मिलेगा नहीं। इसके लिए वर्ड क्या वापरा है? क्रेडिट, उधार में, उधार में। तो ये सब फाइनेंस मैनेजर को डिटरमाइन करना है, कितना उधार देना है, किसको देना है, किस प्रकार देना है, कितना अमाउंट में देना है। तो ये तुम्हारा पहला पॉइंट हुआ, इन्वेस्टमेंट फंक्शन। क्लियर? सेकंड पॉइंट पे जाते हैं, फाइनेंसिंग फंक्शन। Financial decision is the second important function to be performed by manager. Once the firm has taken the investment decision, it must decided the mix of debt fund and equity fund. याद रखना, कोई भी कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर दो भाग में होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड डेब्ट कैपिटल। शेयर कैपिटल में दो चीज आती है, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। डेब्ट कैपिटल में आते डिबेंचर, लोन, बॉन्ड, इंस्टीट्यूशन से प्रोवाइड, क्या कहते हैं, बोरो करना। तो तुमको यही देखना है कि एक बार आपने इन्वेस्टमेंट तो सोच लिया कि हमको इतना इन्वेस्टमेंट करना है लॉन्ग टर्म में, या हमको इन्वेस्टमेंट करना है शॉर्ट टर्म में। तो सेकंड आता फाइनेंस, प्रोकर कहां से करना है, एक्वायर कहां से करना है। देखो आ गया, सो द फाइनेंशियल मैनेजर मस्ट डिसाइड ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द फर्म। ये तुम पढ़ोगे, ये भी यूनिट 4 में पढ़ोगे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में, कि कौन सा कैपिटल एक्वायर करने के लिए आपको कितना खर्चा करना पड़ता है। The more use of debt increases the return on shareholder due to lower cash compared to equity, but it increases the risk. सीधी बात है, मैंने पहले ही शुरुआत के पहले लेक्चर में ही बताया कि अगर मैंने इक्विटी इश्यू करे तो शेयर होल्डर्स बढ़ जाएंगे, अगर मैं डेब्ट मार्केट पे जाता हूं तो रिस्क रहता है, क्योंकि शेयर होल्डर को प्रॉफिट कम होगा तो डिविडेंड देने की प्रॉब्लम नहीं आएगी। डिविडेंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करेंगे कैसा देना है, कितना देना है। मगर आपने लोन ली, डिबेंचर इश्यू करे तो पड़ा है फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा, वेदर प्रॉफिट हो ना हो। तो ये सब चीजों को डिसाइड करना है कि कौन सा कॉस्ट ऑफ कैपिटल कंपनी के लिए अच्छा है, सस्ता है। Therefore, financial manager has to decide optimum mix. Optimum mix का मतलब क्या होता है कि 1 करोड़ रुपए की जरूरत है तो 20 लाख इक्विटी से लो, 20 लाख प्रेफरेंस से लो, 30 लाख डिबेंचर से लो, 10 लाख बॉन्ड से लो, 8 लाख गवर्नमेंट लोन से लो। वो सब आपको डिसाइड करना है। वो कैसे नक्की करते हैं वो हम यूनिट 4 में प्रैक्टिकल पढ़ेंगे। तीसरा आता है डिविडेंड डिसीजन, सबसे इंपॉर्टेंट है। कंपनी चला रहे हो, शेयर होल्डर को खुश करना है तो उनको डिविडेंड के तौर पे कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। देखो, डिविडेंड डिसीजन इज द थर्ड मेजर फाइनेंशियल फंक्शन। द फाइनेंशियल मैनेजर हैज टू डिसाइड वेदर द फर्म डिस्ट्रीब्यूट ऑल इट्स अर्निंग, या पूरा के पूरा जितना प्रॉफिट करा डिस्ट्रीब्यूट कर दे, या रिटेन दे। रिटेन का मतलब रिजर्व के तौर पे रख छोड़े, या डिस्ट्रीब्यूट ए पार्ट, या तो 50% डिस्ट्रीब्यूट करे, 50% रख दे, 30% डिस्ट्रीब्यूट करे, 70% रख दे। रिजर्व के तौर पे कितना रखना है ये भी डिसाइड करना जरूरी है। एंड नंबर 3, the optimum dividend policy is one that maximize the price of the share which impact on shareholder value। सीधा है कि अगर आपने सही डिविडेंड पॉलिसी नक्की नहीं की तो शेयर होल्डर पे इसका पॉजिटिव भी इफेक्ट हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर नेगेटिव इफेक्ट है तो आपकी शेयर होल्डर की बिजनेस की वेल्थ डाउन हो जाएगी, अगर पॉजिटिव इफेक्ट होता है तो आपकी बिजनेस की वेल्थ मैक्सिमाइज हो जाएगी। पॉइंट नंबर 3 था। पॉइंट नंबर 4, लिक्विडिटी डिसीजन।
लिक्विडिटी का मतलब मैंने ऑलरेडी ऊपर बताया, द कंपनी इज केपेबल ऑफ पेइंग हिज शॉर्ट टर्म डेब्ट। लिक्विड, कितना पैसा आपके पास है। Liquidity means ability of firm to pay its current liability when they due. Current liability are paid out of realization of current assets। सीधी बात है, जैसे आपको मैं बता दो, अभी से बता दो, वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, तो नेट वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। क्योंकि लिक्विडिटी का मतलब क्या, लायबिलिटी पे करने के लिए आपके पास पैसा होना चाहिए। पैसा कहाँ से आएगा, करंट असेट के जरिए आ जाएगा, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, डेटर, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंस, इन्वेंटरीज। So current assets will be liquid for the payment of current liability. If current assets are illiquid, then company goes into liquidation। अगर तुम्हारे पास liability पे करने के लिए पैसा नहीं है, आपके पास करंट असेट इतनी लिक्विड नहीं है कि जिसको तुम केस में कन्वर्ट कर सको जरूरत के समय, तो आपकी कंपनी बंद करने की कतार पे आ सकती है। इसके लिए फाइनेंस मैनेजर का एक और काम होता है। क्या काम होता है कि ऑप्टिमम लिक्विडिटी डिसीजन लेना है कि हमको करंट असेट में इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, उसका यूटिलाइज कैसे करना है, ताकि हम हमारी करंट लायबिलिटी का पेमेंट कर सके। क्लियर क्लियर। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या है, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज अ डिसीजन एक्टिविटी इन्वॉल्विंग इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग which are guided by core concept, core concept क्या है, वो नीचे वाले आंसर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। एंड द गोल ऑफ शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, दो ही चीज पे, कोर कॉन्सेप्ट एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। इसके बाद हमारा यहाँ पे लेक्चर कवर हो जाएगा, एक का टॉपिक हमारा इसके बाद बाकी रहता है जो है कोर कॉन्सेप्ट। उसमें 3 एक्टिविटी आती है, ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग एंड वो देख लो। पूरा हो गया आपका चैप्टर, अपॉर्चुनिटी कोस्ट के बाद पूरा हो जाता है। बढ़िया, क्लियर। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात आप लोगों के लिए ये है कि भाई मैं हमेशा बोलते आ रहा हूँ, भाई मेरा भी काम काज बंद पड़ा हुआ है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ भाई, टीवाई वालों से रिक्वेस्ट करता हूँ, तुम मेरे पुराने बच्चे हो। कितने बच्चे मेरे पास 11 से है, कितने बच्चे 12 से है, और ज़्यादातर बच्चे फर्स्ट ईयर से मेरे पास पढ़ रहे। मैंने कभी आपको इतना फोर्स नहीं करा है फी के लिए। यहाँ पे कितने बच्चे ऐसे भी है जिनकी अजू भी सेकेंड ईयर की फीस पेंडिंग है, मगर मैंने पूरे लॉकडाउन भी आपको डिस्टर्ब नहीं करा, खुलने को भी 2 महीने हो गए, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। बेटापन मेरे भी क्लास चलाना है, मेरे भी देखो यहाँ का रेंट पे करना है, घर का भाड़ा पे करना है। मैं भी रहता हूँ रेंट के मकान में ही रहता हूँ। ज्यादातर लोग को पता है मेरा भी खुद का मकान नहीं है, 7,000 रुपये का रेंट है महीने। क्लास मैंने परचेज किया, उसका 16,000 14,500 का हफ्ता है। मैंने 21,000 तो मेरा रूटीन यही खर्चा है। इनकम टोटल बंद है, मैं पूरा बैंकरप्ट हो चुका हूँ। मैं मेरी 2 व्हीकल भी बेच चुका हूँ बेटा, मैं मेरे 2 व्हीकल बेच चुका हूँ, मेरे एक्टिवा और पैशन बेच चुका हूँ। मेरे पास अब एक ज गाड़ी पड़ी मेस्ट्रो। मैंने बोला 1500 दे जाओ, तो बहुत कम लोग दे गए, चलो 1500 देगा, पर तुमने भी देखा 1 महीने के ऊपर हो चुका है। हो सके तो भाई जिसके पास पोजीशन हो वो दूसरा एडिशनल भी दे जाए। मैंने ऑलरेडी फी में भी आपको बताया कि भाई अपनी टीवाई बीकॉम की फी 14,000 है, मैंने 2,000 रुपये कम कर दिए कोरोना के लिए। 12,000 इस साल की फी भी मैंने कम कर दी है। थोड़ा समझो यार, स्ट्रिक मत करो मुझे। फाइनेंशियल पोजीशन समझो कोई की, तकलीफ में हूँ इसलिए बोल रहा हूँ। बहुत खराब पोजीशन आ चुकी है मार्केट में भी। थोड़ा थोड़ा दे जाओ, 1,000 रुपए जैसे भी दे जाओ। जिन्होंने 1,500 दी वो 1,000 एक्स्ट्रा दे जाओ। ऐसा थोड़ी के सर मांगे तभी देने के, भाई आप भी थोड़ा समझो। दूसरे क्लास जैसा तो मैं नहीं कर रहा हूँ कि महीना हुआ लाओ 2,000 लाओ 5,000 लाओ। वाली में जो 2-3 क्लास चालू, वहाँ पे तीसरा इंस्टॉलमेंट मंगा लिया, 2-2 हज़ार के तीसरा इंस्टॉलमेंट। अभी 2 दिन पहले की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे टच में ही हम लोग एसोसिएशन में। 3rd इंस्टॉलमेंट बेटा, नॉट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। या तो अभी कितने लड़कों के फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी नहीं है। नॉट गुड।
सबर का तुम गलत इस्तेमाल मत करो मेरा। जो बड़े बड़े मारुति ठक्कर जिन्होंने ऑनलाइन चालू करे, वहां पे आपका कोई फ्रेंड हो, उनको पूछना कितने मांगे, 5,000 रुपये, 6,000 रुपये एडवांस पेमेंट मांगे लेक्चर चालू करने के पहले। कि अगर आपको एडमिशन लेना है तो पहले 5,000 जमा कराओ, तो आपको ग्रुप में अटेंड करेंगे, हम लेक्चर देंगे। मैंने तो अभी तक कम से कम 30 लेक्चर दे दिए बेटा, 30 के ऊपर लेक्चर दे दिए। 3 सब्जेक्ट अवर होना है, हो गए अवर होने, 3 सब्जेक्ट अवर हो गए, चौथा चल रहा है, उसका भी 1-2 दिन में यूनिट 1 अवर हो जाएगा। 1,500 मांगे भाई। जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देगा उनके पास पैसा आया हो तो भाई प्लीज वो 1,500 2,000 का सेकंड इंस्टॉलमेंट भी दी जाए, बहुत जरूरत है। क्योंकि मैं तुम्ही से मांग सकता हूँ, तुम लोग मेरे पास पहले से हो। मैं 11th वालों को क्या बोलूंगा, उनकी फीस मेरी 5,000 रुपये फी है। आपको मालूम है मेरा फी स्ट्रक्चर कितना लो है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड।